मॉर्निंग एवरीवन, मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर के तीसरे वीडियो पर आ चुके हैं। ठीक है, दो वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जनरल हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, और इसके अलावा दूसरा वीडियो मेरा था हीमोस्टेसिस और ब्लीडिंग डिसऑर्डर की जनरल इंट्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, और आज इस वीडियो के अंदर हम प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले आप इसके सेकंड वाले पार्ट को देख कर गए, ताकि हीमोस्टेसिस और ब्लीडिंग डिसऑर्डर की जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। ठीक है, अगर आपने हीमोस्टेसिस को अच्छे से समझ लिया है, अगर आपने फैक्टर्स की डेफिशिएंसी को जो है समझ लिया है कि भाई आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी को हम जो है आगे डिस्कस करेंगे कि कोगुलेशन डिसऑर्डर्स के अंदर के कोगुलेशन फैक्टर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स की डेफिशिएंसी होती है, उनमें क्या होता है। आज हमारे को प्लेटलेट से रिलेटेड समझना है कि प्लेटलेट डिसऑर्डर बेसिकली क्या है। ठीक है, कोगुलेशन डिसऑर्डर हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला। ठीक है, हमारे जो है आज क्या होगा, केवल और केवल हम जो है प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो प्लेटलेट डिसऑर्डर है, इनको समझने के लिए हमारे को पहले क्या है कि आपको उसके ब्लीडिंग मैकेनिज्म को समझना होगा कि हमारा ब्लीडिंग कैसे होता है। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक ब्लड वेसल के द्वारा आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा एक रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, कि जैसे सपोज है कि ब्लड वेसल है, इसके अंदर आपका ये एंडोथेलियल का लाइनिंग है। ठीक है, ये सब एंडोथेलियल लाइनिंग है, और सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपके कोई इंजरी हो गई है। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जब ब्लड इसमें बह रहा है तो इस दौरान यहाँ पर प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो आपके यहाँ पर बह रही है। ठीक है, और इस टाइम पर क्या होगा कि जब ये प्लेटलेट यहाँ पर बह रही है और कोई भी इंजरी होगी, तो यहाँ पर ये जो सब एंडोथेलियल टिश्यूज है उनके ऊपर जाकर के ये प्लेटलेट जाकर के जुड़ने लग जाती है। ठीक है, और ये जब प्लेटलेट जुड़ती है तो यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसके जरिए ये सब एंडोथेलियल टिश्यू से जुड़ती है। ठीक है, इस रिसेप्टर को आप वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो है एक रिसेप्टर है जिसके द्वारा क्या हुआ कि प्लेटलेट्स आकर के इससे अटैच हो। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये क्या है आपका वॉन, ठीक है, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है। ठीक है, ये है जो कि आपके सब एंडोथेलियल लाइनिंग पर जो है जुड़ने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो आपके प्लेटलेट एक्टिवेट होंगी, ठीक है, पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस हुआ था, देन इसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, एडहेशन का। ठीक है, दूसरा होता है इसका एक्टिवेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा कि जब सब एंडोथेलियल मेम्ब्रेन पर जाकर के जुड़ेंगी, तो ये पहले जो सब एंडोथेलियल लाइनिंग से जब जुड़ेगी तो प्लेटलेट, उसको आप बोलोगे एडहेशन। देन इसके बाद ये कुछ ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करेगी और कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे इन फैक्टर्स को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन आपके 1A 2A। ठीक है, ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, अब आगे चल करके जो प्लेटलेट एडिशन हुआ है उससे जो है ये क्या करेंगे, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे और अदर प्लेटलेट्स को अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद दूसरी प्लेटलेट जो है वो इसके ऊपर आकर के चिपकने लग जाएगी। ठीक है, तो पहले एडिशन हुआ, फिर एक्टिवेशन हुआ, और देन उसके बाद क्या होता है, एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एग्रीगेशन का मतलब है कि एक प्लेटलेट का दूसरे प्लेटलेट के ऊपर जुड़ना, उसको आप क्या कहते हो, एग्रीगेशन कहते हो। तो ये तीन स्टेप्स हैं जिनमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्लेटलेट जो है आपस में यहाँ जुड़ती जा रही है, और ये जो आपके जुड़ रहा है ये क्या है, आपके एग्रीगेशन है। यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन काम आता है वो आपका होता है ग्लाइकोप्रोटीन आपके 2B3 है। ठीक है, ये वाला जो फैक्ट है, ठीक है ना, ये वाला 2B3 है। ये ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर एग्रीगेशन में हेल्प करता है, जबकि एडिशन में ग्लाइकोप्रोटीन 1A 2A जो है वो आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जनरल मैकेनिज्म है जिसके द्वारा प्लेटलेट जो है हमारे एक्टिवेट होती है। अब इन्हीं के द्वारा हम इनके डिसऑर्डर्स को समझेंगे कि डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा कि ये वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है, इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। ग्लाइकोप्रोटीन 1A 2A और 2B 3A ये भी अपने अपने को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्लेटलेट एक्टिवेशन को लेकर के।
ठीक है। अब प्लेटलेट डिसऑर्डर को मेनली दो टाइप से बांट सकते हैं। एक हो सकते हैं कि वो डिसऑर्डर क्वांटिटेटिव टाइप हो, एक हो सकते हैं कि वो क्वालिटेटिव टाइप हो। क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर का मतलब है कि जिनमें क्वांटिटी की कम या ज्यादा होने की संभावना दिखती है, जैसे कि आपके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है, प्लेटलेट का नंबर कम हो गया है, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट बात करूं तो 1.5 से 4 लाख के आसपास प्लेटलेट्स जो है प्रेजेंट होती है। और अगर आपने फॉर्मेशन पढ़ा हो तो इसमें देखा होगा कि जो प्लेटलेट है वो आपके बनती है मेगा कैरियोब्लास्ट से, और वो मेगा कैरियोब्लास्ट से जो है एंडोडुप्लीकेशन जो है उसके जरिए वो प्रो मेगा कैरियोसाइट बनाती है। प्रोगा मेगा कैरियोसाइट जो है वो आपकी मेगा कैरियोसाइट बनाएगी, और मेगा कैरियोसाइट अल्टीमेटली एक मेगा कैरियोसाइट जो है वो आपके 4000 प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है। ये आपका थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन है, जैसे थ्रोम्बोपाइसिस कहते हैं, जिसके द्वारा प्लेटलेट बन जाती है, ठीक है। तो अगर इनका नंबर कम हो गया है तो ऐसी कंडीशन को आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानोगे, ठीक है। जैसे डेंगू के अंदर जनरली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, और कई सारे डिजीज हैं जिनके अंदर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। इनमें या तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन कम हो रहा हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा हो। इन दोनों ही कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। वहीं पर थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है वो आपको ल्यूकेमिया के कुछ केसेस हैं उनमें देखने को मिलता है, कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ये जो है आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो था वो तो आपका क्या है कि आपका प्लेटलेट डिसऑर्डर में क्वांटिटेटिव टाइप हुआ, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। वहीं पर अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के डिसऑर्डर्स यानी कि कोई एबनॉर्मल फंक्शनिंग है, मतलब प्लेटलेट का काउंट तो ठीक आ रहा है बट उसकी फंक्शनिंग जो है वो क्या है इसमें एबनॉर्मल है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्लैंडमैन थ्रोम्बोस्थेनिया सिंड्रोम, इसके अलावा बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, और इसके अलावा वॉन विल्सन फैक्टर डिजीज, इसके अलावा लीवर डिजीज और विटामिन के डेफिशिएंसी। इनको हम कोगुलेशन फैक्टर्स के बेसिस पे हम जो हमको देखेंगे कि इनमें जब बीटीसीटी और अदर टेस्ट करवाते हैं तो उनके बेसिस पे कौन कौन से आपको डिसऑर्डर फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली 3 डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और भी काफी सारे होते हैं बट अपन को कॉमन ये पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें क्या है, ग्लैंडमेल थ्रोम्बोस्थेनिया जो है वो अगर ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, जो कौन सा है ये वाला, अगर ये फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, ये वाला अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या है कि आपके प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली ब्लड का एक फाइब्रिन क्लॉट जो आपका बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। और ऐसी कंडीशन में ये डिसऑर्डर क्या है, ग्लैंडमैन थ्रोम्बोस्थेनिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें फैक्टर डेफिशिएंसी कौन सी हो रही है, GP2B3। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से जो है फैक्टर की डेफिशिएंसी या म्यूटेशन की वजह से आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम आपके जो यहाँ पर जब प्लेटलेट जो है इससे जुड़ती है आपके सब एंडोथेलियल टिश्यू से, तो उन टिश्यूज में ये जो फैक्टर्स है इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी इसकी फैक्टर की, तो इस वजह से भी क्या होगा, आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसे बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम कहते हैं। और तीसरा आपका जो है वो क्या है, आपका वॉन विल्सन फैक्टर डिजीज, जो कि क्या कर रहा था, एडहेशन में हेल्प कर रहा था जब वो सब एंडोथेलियल टिश्यू से पहली प्लेटलेट आकर के जुड़ी थी। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आपका जो है एंडोथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, जो कि रप्चर हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर जुड़ना स्टार्ट हुआ था। तो ये वॉन विल्सन फैक्टर के द्वारा जो है यहाँ पर जुड़ पाता है, ये जो फैक्टर्स है। अब ऐसी कंडीशन में जब ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो ये एडहेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। एडिशन का प्रोसेस नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, एग्रीगेशन तो जब ही होगा ना जब एडिशन हो पाएगा, तो अल्टीमेटली यही प्रोसेस नहीं होगा तो बाकी के प्रोसेस जो है वो भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 डिसऑर्डर्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ग्लैंडमैन थ्रोम्बोस्थेनिया, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम और वॉन विल्सन फैक्टर डिजीज, ठीक है। तो आपको प्लेटलेट का फॉर्मेशन समझ आ गया। फॉर्मेशन कैसे होता है, जनरली जैसे आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, ऐसे प्लेटलेट का 7 to 10 डेज जो है वो इसका लाइफ स्पेन होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पहले आपका मेगा कैरियोब्लास्ट से हो रहा है, मेगा कैरियोब्लास्ट से री एंडोडुप्लीकेशन से ये जो है मेगा कैरियोसाइट बनाएगा।
पहले प्रो मेगा कैरियोसाइट बनाएगा, फिर मेगा कैरियोसाइट बनाएगा, और मेगा कैरियोसाइट अल्टीमेटली थ्रोम्बोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके प्लेटलेट का फॉर्मेशन हुआ जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनके बेसिस पे और कोगुलेशन फैक्टर्स से रिलेटेड जो डिजीज हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप ये प्रिपेयर करें और बुक से इसको अच्छे से पढ़ के देखें। ठीक है, आपके जो प्री एसेंशियल क्लिनिकल पैथोलॉजी का कोथालकर का बुक है वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, डेसी एंड लुइस का हेमेटोलॉजी का बुक है वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर एक रोडक का हेमेटोलॉजी का बुक है उससे पढ़ सकते हैं। तीनों में ही आपको बहुत अच्छे से दे रखा है। और अगर आपको जो है इसका और डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना है तो आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, रॉबिन एंड कॉटन। ठीक है, रॉबिन एंड कॉटन के अंदर काफी अच्छा और डिटेल में आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, प्रिपेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।